हेलो बेटा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज की। रे ऑप्टिक्स में जितने भी पीवाईक्यू हैं, ठीक है, आईएससी बोर्ड में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आज इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम हमारा फोकस रहेगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, पेशेंस बनाए रखिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए और अब स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। तो ये मान लो कॉनकेव मिरर हमने बना दिया। अब इसके बाद ये हो गया इसका पोल। कह रहा है कि फोकल लेंथ इसकी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -20 हो जाएगी ना। और इमेज फॉर्म पूछ रहा है, यू की वैल्यू कितनी है? -10 है। तो यहां पे तुम सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/f = 1/v + 1/u। तो यहां से बच्चे आ जाएगा 1/-20 = 1/v + 1/-10। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/10 - 1/20। सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 20 एलसीएम 2 - 1। तो v की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी? वो आ जाएगी +10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस आ रही है, इसका मतलब बिहाइंड होगा, +20 आ जाएगी, सॉरी 1/20 होगा ना। तो ये 20 आ जाएगी, +20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें 20 सेंटीमीटर बनना है और बिहाइंड बन रहा है तो प्लस होगा, तो वर्चुअल होगी और इतना आएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ नेम द फिजिकल प्रिंसिपल। ऑप्टिकल फाइबर बेटा याद कर लो, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पर काम करता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। फिर आया डिफाइन क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जैसे मान लो लाइट डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयर में जा रही है। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो क्या होती है? 90 डिग्री पर चली जाती है। तो उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? तो अभी तक तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। चलो चौथे पे आते हैं। लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। फिर से एक कॉनकेव मिरर बना लो। कह रहा है कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो बेटा डायग्राम इसीलिए बनाते हैं ताकि साइन कन्वेंशन तुरंत याद आ जाए, है ना। वैसे सब बच्चे याद करके बैठे होंगे कि एफ की वैल्यू -20 +20 जो भी है। तो कॉनकेव में साइन कन्वेंशन पता ही रहता है। फिर यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू की वैल्यू हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तुम ये बताओ, इसमें वैल्यू तो पूछी नहीं है, तो इसमें तुम्हें डायग्राम से समझना पड़ेगा। एफ है और ये सी है। ठीक है, एफ की वैल्यू है 10, रखा कहाँ गया है? एफ और सी के बीच में। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है। तो बताओ, अगर एफ और सी के बीच रखा जाता है तो रियल बनती है पहली बात तो, और मिरर या सी बियॉन्ड सी बनती है ना, तो मतलब लार्ज बनती है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। वो सारे केस तुम्हें याद होने चाहिए जो 6 केस थे कि कहाँ पे रखा जाएगा तो क्या बनेगा। तो एक बार देख लो। जैसे मान लो कि यहां पर ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, ये ऑब्जेक्ट का टेबल हो गया, ये बन गया किसका? इमेज का, और ये हो गया नेचर का। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है इमेज दूर की तरफ जाती है। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट से सी होगा तो इमेज कहाँ जाएगी? एफ से सी के बीच में। सी पर आ जाएगा तो सी पे बनेगी। सी से एफ आएगा तो बियॉन्ड सी बनती है ना। तो यही वो लास्ट केस था जो पूछा गया था। ठीक है, इसमें नेचर उसी हिसाब से रियल, शुरू के 5 में क्या होता है? रियल इन्वर्टेड होता है, और आखिरी में जो वर्चुअल बनती है उसमें क्या होता है? इरेक्ट होता है। क्लियर है? इतना चलो 5वें पे आते हैं। कह रहा है कंप्लीट द रे डायग्राम शो इतना, और क्रिटिकल एंगल हमें गिवन है। तो क्रिटिकल एंगल जब गिवन है तो तुम्हें पता है कि ये जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी? उसी मीडियम से चली जाएगी। तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाए? ओ सॉरी, ग्लास के लिए इतना दिया हुआ है ना। एक मिनट रुकना बेटा, फिर देखो यही कंफ्यूजन हो जाता है जल्दी जल्दी में। यहाँ पे ये 42 है, तो बताओ 42 ये है तो ये कितना हुआ? ये हुआ 48। और तुम्हें पता है कि एंगल आई जो है वो क्या है? ग्रेटर देन सी है ना।
तो अगर ग्रेटर देन सी है तो ये उसी मीडियम में वापस हो जाएगा, टी आई आर अगर होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, टी आई आर हो जाएगा। तो ये हमारा 48 डिग्री आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं 6 क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हेन अ लाइट वेव ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब रेयर से कहाँ जा रही है बच्चे, डेंसर में जा रही है ना। हाँ ठीक है, तो रेयर से डेंसर में जा रही है तो म्यू की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये हमें पता है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लैम्डा होता है। तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी वो होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है जो चेंज नहीं होती है। रिफ्रैक्शन में केवल फ्रीक्वेंसी होती है जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेम द, देखो ऑप्टिकल फाइबर में फिर से आ गया, तो फिर से क्या होगा, टी आई आर होगा। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन बहुत आ रहा है तो ऑप्टिकल फाइबर तैयार कर लेना तुम लोग, यही तो हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन बहुत आ रहा है तो उसको तैयार कर लो। A fish which is at a depth of 12 centimeter is viewed and observed its apparent depth as observed by the observer। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला हम लोगों को याद था, एच आई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू म्यू ई अपॉन म्यू। ठीक है, फिर उसके बाद अब एच आई की वैल्यू हमको निकालनी है। एच नॉट की वैल्यू कितनी है, 12 है, जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है। मान लिया ये एक टैंक है, ये यहाँ पे 12 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट है, बाहर से देखा जा रहा है, यहाँ से कोई देख रहा है, तो ये हमें कहाँ पे ऑब्जर्वर को दिखाई देगा, ये पूछा गया है। तो एच आई निकालना है, एच ओ की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। तो यहाँ से आ गया एच आई अपॉन 12 इक्वल टू म्यू ई, आंखें हैं, अपॉन 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से बच्चे आ जाएगा एच आई बाई 12 इक्वल टू 3/4, ये कैंसिल हुआ ना, तो यहाँ से एच आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये 9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड वाटर पेयर। तो अगर हमें साइन सी निकालना है तो हमने देखो बता रखा है म्यू लेस अपॉन म्यू हाई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 1.33 अपॉन 1.50, ये इसका आंसर आ जाएगा साइन सी का। कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे ISC है तो कैलकुलेटर अलाउड है, वहाँ से सी की वैल्यू तुम निकालोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1.33 अपॉन 1.50। क्लियर है ना इतना। चलो 10वें पे आते हैं। लिखा हुआ है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो हाउ एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाई अ पेयर ऑफ 2 रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर्स अरेंज एज इन पेरिस्कोप। तो अब ये तुम लोगों के कोर्स में नहीं है इस समय। फिर उसके बाद क्या है, नेम द फिजिकल प्रिंसिपल एंड वन एडवांटेज। तो फिजिकल प्रिंसिपल देखो फिर से वही कितना हो गया, TIR हो गया। और एडवांटेज क्या होता है कि 100% एनर्जी हमारी 100% वहाँ पे ट्रांसमिट हो जाती है, क्योंकि देखेंगे 100% ट्रांसमिट हो जाती है। क्लियर है इतना, समझ में आ गया। राइट एनी वन यूज ऑफ इतना, तो कॉन्वेक्स मिरर का है और कॉनकेव का है। कॉन्वेक्स में देखो क्या होता है, जो इमेज बनती है वो स्मॉल बनती है। तो जो कार में ORV लगे होते हैं, जो साइड मिरर लगे रहते हैं गेट के बाहर, उसमें जो है हमें उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, और कॉनकेव में जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें लार्ज इमेज बनती है। तो देखो दांतों के लिए डेंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, कभी अगर दांतों की RCT वगैरह कराए होगे तो वो दांत खोल करके, मुंह खोल करके क्या करते हैं, वहाँ पे कॉनकेव मिरर लगाते हैं, जिससे कोई भी मान लो कीड़ा लगा हुआ है तुम्हारे दांतों में तो वो बड़ा सा दिखाई देगा, उसको निकाल देंगे ये लोग, है ना, जो चॉकलेटें खाते रहते हैं हम लोग, तो वो चीज़ होती रहती है। फिर क्या है, फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड वाटर पेयर। फिर से वही क्वेश्चन है, तो हमें पता है साइन सी की वैल्यू क्या लेनी होती है, म्यू लेस अपॉन म्यू हाई। तो ये आ जाएगा 1.33 अपॉन 1.62 आ जाएगा। समझ में आया। यहाँ से ये आ जाएगा 13 क्वेश्चन। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे ना, पूरा पूरा बेटा जल्दी जल्दी करो एकदम, यहाँ पे बातें करने के चक्कर में ना रहोगे, हम हंसाएंगे भी अब तुम्हें। अब 12th में आ गए, अब तुम अपने आप हंस सकते हो, रो सकते हो। फिर क्या है, 15वां है, कह रहा फिश इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। ठीक है, फिश पॉन्ड दे रखा है, द थिकनेस ऑफ द अपेरेंट पोजीशन निकालनी है। तो यहाँ पे
अपेरेंट पोजीशन निकालनी है तो तुम शिफ्ट निकाल लो। शिफ्ट इक्वल टू क्या होता है, शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2। शिफ्ट का फॉर्मूला होता है T1 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 प्लस T2 1 माइनस 1 बाई म्यू 2। ये तुम लोगों को याद कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू हो गई, पहले बार तो 2 सेंटीमीटर हो गई, तो यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं 2 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 की वैल्यू कितनी हो गई, ग्लास का दे रखा है 3/2 और प्लस ये कितना है 10 और अब क्या वाटर है ना तो -4/3। तो यहाँ से सॉल्व करोगे बच्चे तो यहाँ कर दे रहे हैं 2 1 माइनस 2/3 प्लस 10 1 माइनस 3/4। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 इंटू 1/3 प्लस 10 इंटू 1/4। तो 2/3 आ गया प्लस 10/4 आ गया। यहाँ से कैलकुलेट कर लो तो 3 4 जा 12, 8 प्लस 30 तो आ गया 38/12। ठीक है, तो 38/12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो काटोगे इसको तो 2 से गया 19/6, तो ये आ गया 3.33। और टोटल हमारे पास कितना था, 12 था ना। तो हम अपेरेंट पोजीशन जब निकालेंगे तो तुम्हारी कितनी आ जाएगी, टोटल कितनी थी 10 प्लस 2 12 माइनस ये कर देंगे 3.33। तो यहाँ से 12 माइनस 3.33 करोगे 10 था ना, एक मिनट को, ये 6 1 जा 6 6 3 जा इतना 10, तो 1 और 6 8 जा 3.18 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 12 में 3 का 9, 8.8 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखो अगला, अब प्रिज्म के क्वेश्चन है। अभी तक क्या था, रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन थे। अब कह रहा है इन अ रेगुलर प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म विद द नॉर्मल ड्रॉन टू द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस। तो यहाँ पे देख लो डायग्राम एक समझा देते हैं ताकि तुम्हें लैंग्वेज ना पढ़नी पड़े। यहाँ से कोई रे आई थी, ये जो लाइट इधर गई है ये वाला एंगल होता है यार। कह रहा है एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड विद द नॉर्मल। तो बेटा तुम्हें पता है मिनिमम डेविएशन के केस में आर की वैल्यू कितनी होती है, a/2 होती है ना। तो 60/2 हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आंसर आ जाएगा आर का। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला करते हैं, फिर से वही है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस। तो मिनिमम डेविएशन में बेटा आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है, ई होता है। इससे पहले देखो जो वीडियो बनाई है हमने उसमें एक एक चीज, अभी तक बताओ कोई ऐसा था, बस एक उसका था अपेरेंट हाइट वाला क्वेश्चन आया है जो थोड़ा आया है, नहीं तो सब वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। फिर देखो क्या है, नैरो बीम इतना है, इतना इतना 1.45 और आखिरी वाली जो है वो ग्रेज हो रही है, डायग्राम भी दिया हुआ है। तो बेटा जब ग्रेज हो रही है तो ई की वैल्यू कितनी हो गई 90 हो गई। ये जो हुआ ये आर डैश होता है, यही किसके इक्वल हो गया सी के इक्वल। और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी थी 0, तो आर डैश प्लस आर इक्वल टू ए होता है। आर डैश की जगह हो गया सी, तो ये इतना आ गया। ये जो था ये तुम्हारा इक्वे था, तो ये ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। अब क्या कह रहा है लिक्विड, हाँ, तो साइन सी की वैल्यू क्या होती है म्यू लेस अपॉन म्यू हाई, यही तो फॉर्मूला बताया। तो यहाँ पे आ गया बच्चे साइन 60। लिक्विड की निकालनी है और अंदर वाली ग्लास की कितनी दी हुई है 1.45 दी गई है। तो यहाँ से तुम म्यू लेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आ जाएगा 1.45 इंटू साइन 60 आ जाएगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, दिखाई दे रहा है सबको। चलो अगले पे आते हैं। कह रहा अ रे ऑफ लाइट LM, ठीक है, इंसिडेंट इतना 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 एज शोन इन फिगर, व्हाट कैन यू से अबाउट द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स म्यू ऑफ द मटेरियल इतना। तो देखो यहाँ पे ये राइट एंगल है आइसोसेलस है, तो ये 45 हो गया, ये 45 हुआ, तो ये वाला भी एक्स कितना हुआ 45 हो गया, ये भी कितना हो गया 45 हो गया।
अब यहाँ पे ये 45 डिग्री पे टकराई है तो बाहर नहीं जा पा रही, TIR हो रहा है हर जगह इसका मतलब यहाँ पर म्यू की वैल्यू जो होगी, या हम कहते हैं C जो है I ग्रेटर देन C, इसका मतलब कहते हैं C जो है वो लेस देन इसका क्या होगा 45 होगा, क्योंकि I ग्रेटर देन C होता है तभी तो TIR होता है, और 45 डिग्री जा रहा है और बार बार TIR हो रहा है, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल इसका 45 से तो कम ही है ना। तो हमने कह दिया C जो होगा वो लेस देन होगा कितना 45, दोनों तरफ साइन लगा दिया, तो साइन C इज लेस देन क्या हुआ साइन 45 हुआ, ठीक है। और साइन C होता है किसके इक्वल है 1/μ के इक्वल होता है, तो 1/μ की वैल्यू आ गई, साइन 45 हो गया 1/√2, ठीक है ना। तो अब यहां से म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी ग्रेटर देन √2 हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई ग्रेटर देन √2 हो गई। कहीं कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आया। तो म्यू की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन √2। चलो फिर उसके बाद कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एक ग्लास प्रिज्म दिया हुआ है इसमें, कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ रेगुलर ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू का फॉर्मूला क्या होता है मिनिमम डेविएशन में, याद करो तो डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन में साइन a/2, यही तो होता है। तो म्यू की वैल्यू कितनी है 1.6 साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन में साइन a/2, तो साइन 60/2 कितना हो गया साइन 30 हो गया। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तुम्हारा आ गया साइन डेल्टा m प्लस a/2 इक्वल टू 1.6 इंटू साइन 30, तो 1.6 साइन 30 कितना है 1/2, तो ये आ गया 0.8। तो यहां से बच्चे अब तुम निकाल नहीं सकते हो, तो यहां से तुम्हारी डेल्टा m प्लस a/2 आ जाएगा, तो डेल्टा m यहां से कैलकुलेट कर लेना। बात समझ में आ रही है, कैलकुलेट करने में तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो ये 5th क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया। फिर आते हैं 6th क्वेश्चन पे। तो 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक फिर से वही ग्रेजिंग, भैया जो वीडियो में बताया गया है थ्योरी में वही देखो बार बार रिपीट हो रहा है ना, अब उतना भी नहीं करोगे क्या, कुछ तो करोगे ना यार। अरे LM ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट नॉर्मली इतना 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 इतना, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो देखो यहाँ पे अभी अभी एक क्वेश्चन किया है, तो R डैश की वैल्यू C के इक्वल है और वही कितनी है 60 डिग्री है। हमें क्या निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो साइन C इक्वल टू कितना हुआ 1/μ हुआ, तो म्यू इक्वल टू आ गया 1 अपॉन साइन 60 आया, तो यहाँ से 1 अपॉन साइन 60 कितना हो गया √3/2 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई 2/√3, ठीक है। ये वैल्यू हमारी आंसर में आ जाएगी। फिर क्या है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेड बाय अ रे ऑफ लाइट इनसाइड अ रेगुलर प्रिज्म, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो बेटा R इक्वल टू कितना होता है a/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि a क्या है 60 है ना, तो 60/2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर उसके बाद द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म इज 59.5 डिग्री, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इतना दिया है, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो हमें पता है कि मिनिमम डेविएशन में डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता था 2i माइनस ए होता था। अब देखो डेल्टा कितना दे रखा है 38.5, 2i माइनस ए कितना दे रखा है 59.5, तो यहाँ से 2i की वैल्यू आ जाएगी 59.5 प्लस 38.5, एक तो ये हमारी 2i की वैल्यू आ गई 98, तो i की वैल्यू कितनी हो गई 98/2 मतलब 49 डिग्री, आंसर आ जाएगा।
समझ में आया? चलो फिर अगला करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, अभी अभी कराया गया है बेटा, रिपीट हो रहा है ना ये क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है तो करने की ज़रूरत है कि नहीं ये बताओ। ये तुम्हारा 90 डिग्री पे गिरी थी, ये 45 हो गया था, ये 45 हो गया था, ये यहाँ पे 45 हो गया था, ये यहाँ पे 45, तो ये ऐसे ही इधर की तरफ चली जाएगी। समझ में आ रहा है? हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए यार तुम लोगों को। नहीं समझ में आ रही तो बताओ, अभी फिर से बता दें, अभी अभी ये क्वेश्चन कराया गया था ना। तो म्यू की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 42, सी की वैल्यू लेस देन 45 होगी, दोनों तरफ साइन लगा देंगे तो साइन सी की वैल्यू बन जाएगी ना, तो साइन सी इज लेस देन साइन 45। फिर वहां से फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। फिर देखो भाई क्वेश्चन ग्रेजिंग वाले, हमने कहा था टीआईआर पढ़ाते समय ग्रेजिंग वाले आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। भाई तुम्हें ये पता है ना, आर प्लस आर डैश इक्वल टू कितना होता है, ए होता है। अब ग्रेज कर रही है तो इसका मतलब आर डैश ही हमारा किसके इक्वल हो गया, सी के, और ए हमें पता था 60 डिग्री है। आर की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 प्लस सी इक्वल टू कितना हुआ, 60, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब इसके बाद अगर उसके बाद हम लगेंगे साइन सी इक्वल टू म्यू लेस अपॉन म्यू हाई, तो ये तुम्हारा आया साइन 60। म्यू लेस की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू लेस की वैल्यू तो निकालनी है, और म्यू हाई की वैल्यू दे रखी 3/2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे √3/2, इसको भी इधर भेज दिया तो इंटू 3/2 इक्वल टू क्या आ गया, म्यू एल आ गया। तो ये हमारा आ जाएगा 3√3/4 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारी म्यू एल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया ना एक एक चीज। चलो अब आगे चलते हैं। फिर क्या है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म इफ इट्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 30 डिग्री। तो आर की वैल्यू कितनी दे रहा है, आर की वैल्यू दे रहा है 30 डिग्री। ओ सॉरी, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। तो ए की वैल्यू कितनी है, एक मिनट रुको भैया, ए की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। लैंग्वेज से समझ में आ रहा है, इक्विलेटरल प्रिज्म में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना है, 30 डिग्री। तो भैया म्यू का फॉर्मूला ही तो लगाओगे, जब सब कुछ दिया हुआ है, डेल्टा प्लस a/2 अपॉन में साइन a/2। तो ये आ जाएगा 60 प्लस 30/2 अपॉन 60/2। तो ये 60 प्लस 30 कितना हुआ, 90, 90/2 हो गया 45। तो साइन 45 अपॉन साइन 30, ये हमारा आंसर आ जाएगा। साइन 45 होता है 1/√2 और ये होता है 1/2, तो ये आया 2/√2, दैट मीन्स √2 हमारा पूरा पूरा आंसर आ गया। ठीक है, बार बार वही घुमा फिरा के पूछ रहे हैं भैया, कोई नया नहीं है, हम बता तो रहे हैं आईएससी में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी जो क्वेश्चन आएंगे मान लो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले, वो लास्ट में कराई जाएगी तुम्हें सीरीज। अभी क्या है, ये जो PYQ है, थ्योरी है, तो इतना करके चलोगे तो आराम से ये मान लो 90 नंबर आने है ना। 30 में 30 हम मान के चल रहे हैं, आए होंगे आप लोगों के स्कूल ने दिलाए होंगे। उसके बाद अब 70 में हमें किसी तरीके से 60 प्लस लाने, ठीक है। और 60 प्लस लाने के लिए अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे मत जाइए आप लोग, अभी पहले बेसिक करिए कि हाँ पहले आप 85 90 तक पहुंचा रहे हैं, उसके बाद जब अगर पूरा परफेक्ट हो गए तो फिर 90 प्लस वाले में खेला जाएगा। कह रहा लेवल्ड ग्राफ बनाना है डेल्टा और आई का, तो ये देखो इस तरीके से ये बनेगा, ये इधर डेल्टा और इधर तुम्हारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ई के इक्वल, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इतना आ गया। फिर क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ Find the angle of incidence at which a ray of monochromatic light should be incident on the first surface AB। एक रेगुलर प्रिज्म दिया हुआ है,
कह रहा पहले पे गई और फर्स्ट सरफेस ए बी ऑफ रेगुलर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो ये एंगल आई हो गया, ये इधर से आर हो जाएगा, और फाइनली क्या बोल रहा है, ग्रेज करती हुई आ गई, तो मतलब ई की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। तो बताओ यहाँ पे आर डैश जो है वो तो सी के इक्वल आ गया ना, आर डैश जो होगा वो तो सी के इक्वल आ गया, और हमें पता है कि आर प्लस आर डैश किसके इक्वल होता है, ए के। सी तुम अलग से निकाल लो क्योंकि वो तो दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिखा साइन सी इक्वल टू 1/μ। तो यहाँ से तुम सी निकाल लोगे तो साइन सी की वैल्यू आ गई 1/1.56। तो सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये हो गई साइन इनवर्स 1/1.56। जब यहाँ से तुम सी कैलकुलेट कर लोगे तो वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना तो आ जाएगा। अब उसके बाद आर प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के। तो आर की वैल्यू आ गई 60 माइनस सी, यहाँ तक आर आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए बच्चे, तुम्हें केवल म्यू ही तो चाहिए। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। आर तुम्हारा यहां से आ चुका होगा, म्यू दिया हुआ है, तो यहां से साइन आई नहीं कैलकुलेट कर लोगे। अभी कैलकुलेट करके इसका आंसर बताना आप लोग। जो जो क्वेश्चन इनकम्प्लीट हुए हैं, मतलब पूरे आंसर नहीं निकाले गए, कैलकुलेटर लेके नहीं बैठते, क्योंकि कैलकुलेटर लेके बैठेंगे यार तो जानते हो होगा क्या, एक एक के लिए टाइम लगेगा और तुम्हें लगेगा कि लंबा जा रहा है ना। तुम अपने मन से क्वेश्चन करो, इस वीडियो को पॉज कर लो, है ना, आराम से क्वेश्चन करो। तुम जब तुम्हें निकालनी बेटा, और कैलकुलेटर तुम यूज करना सीखो, नहीं तो होता क्या है, स्क्रीन टच स्क्रीन वाले मोबाइल सबने यूज किए हुए हैं, है ना, तो वहां पे बटन ही नहीं मिलेंगे तुमको कि साइन इनवर्स कैसे लगाया जाएगा। तो कैलकुलेटर की एक अलग से क्लास कर लेना तुम कहीं ना कहीं, कैलकुलेटर की, क्योंकि साल भर यूज तो किया नहीं है, वो तो एकदम बंद बस्ते में रखा हुआ था, बैग एक रखा हुआ था या कहीं घर पे ही रखा हुआ था। स्कूल इसलिए नहीं ले जाते थे, गायब हो जाएगा, क्योंकि खुद हम लोगों ने कितनों गायब किए। तो इसलिए जो है कैलकुलेटर का यूज कर लो, होगा क्या, नहीं तो वहां ब्रैकेट लगाना भूल जाओगे कहीं पे। तो जितने भी आप पीवाईक्यू लगा रहे हो सब में कैलकुलेटर लेके बैठो और सबके आंसर कैलकुलेट करने की सोचो तुम, ठीक है। चल 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है भैया, एट व्हाट एंगल अ रे ऑफ लाइट शुड बी इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट फेस ए बी। डायग्राम दिया हुआ है फर्स्ट फेस ए बी ऑफ रेगुलर इतना इतना सो दैट द इमर्जेंट रे ग्रेजेस। तो यार काफी कुछ तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया ये। यहां पे भी R1 प्लस R2 इक्वल टू ए हुआ, तो R1 प्लस सी इक्वल टू ए हो जाएगा। R1 की वैल्यू हो गई कितनी, a माइनस सी, ठीक है। जब R1 निकाल लिया और फिर तुम लगाओगे म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ग्लास का दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो 1.6 दे रखा है ना, तो यहाँ पे 1.6 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यहां से कैलकुलेट कर लेना, सी तो निकालना आता ही है, साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/μ हो जाएगी। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स 1/μ हो गई। समझ में आया ना, तो सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो अगले करते हैं। आप देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है एक, कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा भैया, वही क्वेश्चन है, उसमें देखो बदल दिया तो क्या मतलब 24 में यही क्वेश्चन फिर से आ गया। R2 फिर से किसके इक्वल होने वाला है, सी के। भैया देखो ग्रेज हो रही है ना, जहां पर भी ग्रेज होगी वहां पे तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए सी पे। R2 की वैल्यू फिर से सी आ गई, साइन सी कितना हो गया, 1/μ हो गया। सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, R1 प्लस सी किसके इक्वल होता है, ए के। तो R1 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर ली, R1 की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद म्यू की वैल्यू निकाली, म्यू की वैल्यू क्या होती है, साइन आई अपॉन साइन आर होती है। यहां से तुम म्यू की जब वैल्यू निकालोगे तो आराम से हमारे क्या होंगे, आंसर आते चले जाएंगे। क्लियर है बच्चे। तो अब देखो बेटा इसके यहाँ पे अब जितने भी थे प्रिज्म के वो न्यूमेरिकल वो सारे करा दिए गए। अब बात आती है लेंस की। लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आता ही आता है, प्रूविंग भी आती है। तो अभी देखोगे इसमें लास्ट पीवाईक्यू में तो डेरिवेशन भी होगा और न्यूमेरिकल भी होंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या है, हमें दोनों को देखना है, और यहाँ पे डेरिवेशन की एक अलग से वीडियो आएगी, तो यहाँ पे डेरिवेशन पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे हम लोग। किस पर कंसंट्रेट करेंगे, हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल पे। क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पे लेंस के न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं।
अब लेंस में फॉर्मूले तो आपको जैसे जैसे आता जाएगा याद आते जाएंगे, नहीं तो माइंड मैप बना ही चुके हैं, वहां से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो लेंस दिए हैं कॉम्बिनेशन वाले, तो कॉम्बिनेशन में तुम्हें पता है कि पावर जो होती है वो डायरेक्ट ऐड हो जाती है। तो ये कितनी हो गई, P1 प्लस P2। तो देखो P इक्वलेंट कितना आया, -8 प्लस 12, तो कितना हो गया, प्लस का 4 डायोप्टर हो गया ना। ये बात समझ में आ गई। अब याद करो बेटा, फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ कितना होता है, 100/P होता है। कब होता है, जब हम इसको किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं। तो यहां से ये आ जाएगा F इक्वल टू 100/4, डेट मीन्स हो जाएगा 25, ठीक है। प्लस का 25 सेंटीमीटर है, और तुम्हारे जो आंसर दिए गए हैं वो सेंटीमीटर में है, तो ये माइनस है, और पॉइंट में है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। 25 सेंटीमीटर को तुम मीटर में तो बदल ही सकते हो ना, तो 25 सेंटीमीटर को बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर आ जाएगा। क्लियर है इतना, तो फर्स्ट का ए पार्ट हो जाएगा। अब देखो क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन ऑर्डर टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा हमें कहां पे रखते हैं, 2f1 पर रखते हैं। 2f1 पर जब रखते हो तो इमेज जो बनती है वो किधर बनती है, 2f2 पर बनती है, सेम साइज की बनती है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन मिरर में आ जाता, यही क्वेश्चन क्या होता, मिरर में आ जाता, वो कहता सेम साइज की बनानी है, तो बताओ कौन से मिरर में होता है, ये कॉनकेव में होता है, और कहां पे रखी जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी जाती है, इतना याद रखना है हमको। फिर देखो क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास इज इमर्ज इन वाटर। अगर कॉन्वेक्स लेंस ग्लास का बना हुआ है और उसको वाटर में इमर्ज करते हैं, तो देखो एफ डैश जो होता है ग्लास के केस में कितना हो जाता है, 4f हो जाता है, किस में, एयर में। f वाटर इक्वल टू कितना होता है, 4 इंटू एफ एयर होता है, याद रखना है। और तो पता चल गया फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। फोकल लेंथ इंक्रीज करती है, तो अगर यही रिलेशन पावर में हमसे पूछा जाता तो पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती। समझ में आ रहा है, पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर देखो क्या है, लिखा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो एक कन्वर्जिंग लेंस है हमारे पास, डायग्राम बनाया करो। तुम लोग क्या करते हो गलतियां, तुम लोग लिखते हो f0 f इक्वल टू इतना, फिर f2 इक्वल टू इतना, ऐसा जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डायग्राम बनाना है। तो देखो एक 40 सेंटीमीटर का है, कॉन्वेक्स है, दूसरा क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, उसकी दे रखी है 30। तो f1 की वैल्यू अब लिखोगे +40, डायग्राम के साथ साइन वन कन्वेंशन में कभी गलती नहीं होती। f2 हो गया -30। हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f इक्वलेंट कितना होगा, 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां से आ जाएगा 1/40 प्लस -1/30। एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम तुम्हारा 120 एलसीएम आ गया। ये हो गया 3 -4, तो 1/f इक्वलेंट की वैल्यू ये आ गई। 3 -4 हो गया -1/120, तो f इक्वलेंट की वैल्यू यहां से निकल आएगी, कितनी आ जाएगी, -120 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या है कि फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी पावर उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो वहां से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक, फिर स्फेरिकल एब्रेशन है नहीं। अब टू थिन लेंस हैविंग ऑप्टिकल पावर ऑफ -10D एंड इतना, तो P इक्वलेंट की वैल्यू कितनी होती है, P1 प्लस P2। ये हो गया -10 प्लस 6, तो ये कितना आ गया, -4 आ गया। अब इसके बाद f निकालना है, f इक्वल टू मीटर में भी दे रखा है, सेंटीमीटर में भी, तो 1/p लगा देते हैं। इससे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा। तो 1/-4, इसका मतलब -0.25 मीटर, तो -0.25 मीटर आंसर इसका हो जाएगा माइनस के साथ। क्लियर है इतना, आराम से हो रहे हैं, फॉर्मूले देख लो, अभी तक वही रिपीट हुए हैं कॉम्बिनेशन वाले। फिर देखो क्या है, हाउ डज फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस चेंज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। बहुत बढ़िया। तो बेटा बताओ, अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे, है ना, डायरेक्ट रिलेशन अगर मान लो नहीं पता है आपको, तो जहां से आप सोचोगे वहीं से हम भी कर रहे हैं, आंसर तो हमें पता ही होगा, लेकिन जहां से तुम्हारा दिमाग चलेगा, देखो तुम्हारा दिमाग चलेगा, पहले तो फोकल लेंथ की बात हो रही है, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए लेंस मेकर फॉर्मूला।
ठीक है, यही तो होगा, यही आता है, या इतना आता है कि भाई ये इतना है, ठीक है, लेंस ऐसा होता है। अगर यहां पर म्यू की वैल्यू कम होगी, म्यू की वैल्यू कम होगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू अगर हमने ज्यादा की है, तो तुम्हें पता है स्नेल्स लॉ वाले चैप्टर से कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लैम्डा। तो अगर हमने लैम्डा ज्यादा किया है तो हमें पता चल गया कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और म्यू की वैल्यू कम होगी मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो अब ये जो रे आएंगी ये तुरंत कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, ज्यादा आगे तक लेके जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फॉर्मूले से समझना है तो भाई म्यू की वैल्यू कम हुई है तो ऊपर की वैल्यू कम हुई है ना, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन एफ तो रेसिप्रोकल था, एफ क्या था, रेसिप्रोकल था ना। तो म्यू की वैल्यू अगर कम होगी तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है भाई। यहाँ पे तुम ऐसे समझो इसको कि अगर कहीं पर ये डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम से समझोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। मान लिया कि ये रे आ रही थी, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता तो ये जल्दी कन्वर्ज करा देता। ये क्या करता है, जल्दी कन्वर्ज करा देता। और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये देर से कम कन्वर्ज कराएगा। ऐसे बनेगा मान लो, ठीक। तो इस केस में बताओ पावर जो होगी या फोकल लेंथ रेड वाले की तो कम है ना, और येलो वाले की क्या है, ज्यादा है। तो हमेशा अगर लैम्डा कम करोगे, लैम्डा ज्यादा करोगे तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और म्यू की वैल्यू कम होगी तो एफ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी में पूछा जाता पावर के साथ क्या होगा, तो पावर बेटा क्या होगी, कम हो जाएगी। ये पूरा रिलेशन चलेगा। रिलेशन आप बना सकते हो अगर आपको डायग्राम पता है तो, है ना, नहीं तो रटना ही पड़ेगा। कि अगर, और तुम लोग रटते ही हो, साफ सीधी बात बताएं तो भाई रटना ही पड़ता है आखिरी में। अगर आखिरी दिन दिमाग नहीं चल रहा है तो उस समय इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप जो सोच रहे हो उस पर भरोसा कर पाओ। तो अगर रटा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भाई समझना पड़ेगा। समझने का तरीका होता है डायग्राम के साथ समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो ये तो पूरी ऑप्टिक्स में इतने ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, फिर देखो क्या है, फोकल लेंथ निकालनी है बच्चे। नेचर ऑफ अ लेंस दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 100/p हो गई, ठीक है ना। एफ की वैल्यू हो गई 100/p, तो यहां से 100/-5, तो ये हमारा माइनस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए नेचर क्या होगा भैया लेंस का, तो बताओ माइनस किसकी होती है, कॉनकेव की कि कॉन्वेक्स की, तो कॉनकेव की होती है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव लेंस हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। चलो फिर देखो यहाँ पे, अब देखो कॉम्बिनेशन में अगर क्वेश्चन में अगर दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है तो आप रट के नहीं कर सकते हो, आपको समझना ही पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगाते हैं, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो लिखा हुआ है अ थिन कॉन्वेक्स L1, L1 की वैल्यू दे रखी है 80 सेंटीमीटर, तो L1 के पास ही आप 80 लिख दो। L2 की पता नहीं है तो F लिख दो, F2 लिख दे रहे हैं, अच्छा ठीक है। दोनों के बीच की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, ये तो दी हुई है। वेन अ नैरो पैरेलल बीम, अच्छा बताओ अगर नैरो आ रही है तो इसको रूल के हिसाब से जो अगर इनफाइनाइट से रे आती है वो कहाँ पे मिलनी चाहिए, इसके फोकस पे। और इसका फोकस कहाँ पर है, 80 सेंटीमीटर पे है ना। तो मान लिया यहाँ कहीं होगा इसका फोकस, पहले वाले का F1, तो 80 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए। ध्यान से बेटा वर्डिंग सुनना, क्योंकि इतना जो है हम नोट्स में लिख नहीं सकता कोई भी टीचर, वो तो फिर हिस्ट्री के नोट्स हो जाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा। अब बताओ अगर इनफाइनाइट से रे आ रही है तो वो कॉन्वेक्स लेंस से टकराती है, किसी भी लेंस से टकराती है तो कहाँ पे मिलती है, उसके फोकस पे। तुम्हें पता है कॉन्वेक्स का फोकस राइट साइड होता है, तो राइट साइड होता है तो L1 से 80 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। तो ये जो I1 बना है ये कहाँ बनेगा, L1 से 80 सेंटीमीटर पे बनेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद तुम देखो कह रहा है कि जो फाइनल रेवन और इतना 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 इमर्जिंग कॉन्केव लेंस इज पैरेलल बीम, ठीक है।
तो अब जो है यहाँ पे बताओ L2 के लिए 80 तो पूरा है ना L1 से, 20 ये हो गया, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी बची 80 माइनस 20, डेट मीन्स कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? तो ये हमारा 60 सेंटीमीटर आ गया। अब बताओ F2 के लिए रूल क्या होता है। फोकस से आने वाली रे को ही तो हम लोग बोलते हैं टकराने के बाद क्या होगी, पैरेलल जाएगी। यही तो रूल होते हैं, 3 रूल होते हैं, पहले 3 रूल समझ लो तुम लोग, नहीं तो क्वेश्चन में धोखा खाओगे। होता है कि अगर कोई पैरेलल रे आ रही तो वो टकराने के बाद कहां से जाती, फोकस से जाती। ठीक, यही कॉनकेव में भी होता है कि अगर कोई पैरेलल रे आ रही है तो ये टकराने के बाद किधर जाएगी, इधर से होके जाएगी। तो हमें इसका नेचर पता चल जाता है। ठीक, हमें इसका जो होता है नेचर पता चल जाता है। ठीक, उसके बाद अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो वो टकराने के बाद कहां जाएगी, पैरेलल जाएगी ना। तो ऐसे ही यहां पे भी है, वो नीचे बन गया थोड़ा। तो अगर मान लो ऐसे कहीं जा रही होती है और ऐसे जा रही, अरे एक मिनट रुकना, ऐसे ये इधर जा रही है, ठीक है, तो पैरेलल जा रही है ना। अब पैरेलल मेरे बच्चे जा रही है तो यहाँ पे ये कितना है, एफ है। अब तुम अपने वाले क्वेश्चन में ध्यान दो, यहाँ पे था कोई कॉन्वेक्स लेंस और L2 से डिस्टेंस कितनी आई थी, 60 सेंटीमीटर आई थी ना। तो बताओ अब ये 60 उसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा ना। तो जो पिछले वाले पेज में क्वेश्चन था, तो बताओ इसमें F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। कहीं कॉपी पेन चला, नहीं चला ना। तो दिमाग अगर चल रहा है आपका तब तो कॉपी पेन नहीं चलाना पड़ेगा, नहीं चल रहा है तो बार बार फॉर्मूला लिखोगे, हो सकता है उससे आएगा ही आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा, लेकिन अगर दिमाग चल रहा है तो और अच्छी बात है। ठीक है, समझ में आया? तो 60 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तुम यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुम्हें कि फॉर L1 वी नो डेट इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल फॉर्म एन इमेज ऑन F1। तो F1 तुम्हारा हो जाएगा 80 सेंटीमीटर के इक्वल। फिर लिखोगे द डिस्टेंस फ्रॉम L2, तो 80 माइनस 20 आएगा, तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखो लिखा हुआ है थिन कन्वर्जिंग लेंस। देखो बार बार कॉम्बिनेशन पे न्यूमेरिकल आ रहा है, तो न्यूमेरिकल आ रहा है भाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। एक कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग की होती है प्लस और डाइवर्जिंग की क्या होती है माइनस। तो 1/f इक्वलेंट आ जाएगा 1/15 माइनस 1/20। इसको ऐसे लिखा करो प्लस 1/-20। तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए अब। तो 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम हमारा बेटा कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो मतलब आ गया 1/60। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस का 60 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ रहा है, एफ की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस 60 सेंटीमीटर हो गई। अगला देखो लिखा हुआ है बाई कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो बाई कॉन्वेक्स है तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, इसको ऐसे डिवाइड किया गया है कि 2 प्लेनो कॉन्वेक्स में हो जाए। तो इन्होंने इतना वर्ड साफ साफ लिखा हुआ है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स में करना है तो इधर से काटा गया होगा। तो अब जो हमारे पास लेंस बचा वो कुछ ऐसा बचा, ठीक है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच प्लेनो कॉन्वेक्स। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम इसको क्या है कि भाई बोल्ड में आया हुआ है तो लिखने के हिसाब से करेंगे। तो पहले मैं वैसे बता देता हूँ तुम्हें। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r माइनस 1/-r। क्यों, क्योंकि इसकी एक सरफेस होती है प्लस, पहली वाली, इसका फेस किधर है, राइट साइड खुल रहा है ना C1, और इसका किधर खुलेगा, लेफ्ट साइड खुलेगा। तो R2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस R के इक्वल हो जाएगा। फॉर्मूला हम ये लगाने का मन है हमारा, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो यहां से 1/f की वैल्यू जो आई वो आ गई म्यू माइनस 1, ये हो गया हमारा 2/r, ठीक है।
ये पहले वाले केस में था। अच्छा, दूसरे वाले केस में क्या होगा? दूसरे वाले केस में हो जाएगा, यहीं पर लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/f2 इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। ठीक है, तो देखो 1/f1 और 1/f2 आ चुका है। अगर हम इसको अपॉन कर देते तो म्यू माइनस वन कट जाता, r से r कट जाता, तो ये क्या बचता? ये आता f2/f1 इक्वल टू 2। तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाती? 2f1 हो जाती। बात समझ में आ रही? तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2f1 हो जाएगी। ये तो हो गया पूरा लिखा हुआ तरीका, ऐसा होता है। लेकिन अगर मान लो तुम्हें केवल ऑप्शनल में आ जाए तो याद कैसे रखना है? देखो बेटा, जितनी भी पावर होती है वो होती है उसकी कर्व्ड सरफेस की वजह से। ठीक है, किसी के अंदर जो भी पावर होती है वो होती है कर्व्ड सरफेस की वजह से। तो यहां पर कर्व्ड सरफेस कितनी है? 2 है ना। अब जब हम इसको ऐसे काटते हैं तो अब बताओ इसके पास कर्व्ड सरफेस कितनी बची? एक ही बची ना। तो अगर इसकी पावर p है तो इसकी पावर जो होगी वो आधी हो जाएगी, p/2। ठीक है, जो कर्व्ड सरफेस होती है वो आदमी का भेजा होता है, समझ लो। और अगर भेजा आपके अंदर है तब तो आपका दिमाग चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। तो अगर आधा भेजा बचा तो यहाँ पे कितना हो गया? p/2 हो गया। इसकी फोकल लेंथ अगर f है तो भाई हमें पता है पावर और फोकल लेंथ में क्या होता है? इनवर्सली होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2f हो जाएगा। इंटेंसिटी अगर इसकी आई है, इंटेंसिटी होता है कितनी लाइट लेंस पर गिर रही, तो यहाँ पे भी देखो उतनी ही गिर रही है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी रहेगी? वही रहेगी। लेकिन अगर मान लो इसको हम एक्स एक्सिस के पैरेलल काटते तो ऐसा डायग्राम बचता ना, ऐसा बचता। तो बताओ यहाँ पे भी पावर उसकी कितनी रहेगी? 2 कर्व्ड सरफेस यहाँ पे भी तो है, तो यहाँ पे भी पावर कितनी रहेगी? p रहेगी। पावर अगर p रहेगी तो फोकल लेंथ भी कितनी रहेगी? f रहेगी। इंटेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। आधी ना बोलना यहाँ पे, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला अलग चलता है। तो इंटेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इतना याद रखना, मेंस और नीट में भी ये आते हैं क्वेश्चन। कटिंग ऑफ लेंस इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई। इतना समझ में आया? तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखो, ये तो प्रूविंग है, डायग्राम बना। अच्छा नहीं, रुको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज म्यू। कॉन्केव लेंस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। ठीक है, और कह रहा है उसको इमर्स किया गया है। इमर्स किया गया है किसी ऐसे में जिसमें μ1 ग्रेटर देन म्यू है। ठीक है, और हमें डायग्राम बनाना है। तो देखो यहाँ से रे आती है, तो भाई कॉन्केव का नेचर क्या होता है? नेचर क्या होता है बच्चे? डाइवर्जिंग होता है। कॉन्केव लेंस कैसा नेचर रखता है? डाइवर्जिंग नेचर रखता है ना। तो डाइवर्जिंग नेचर रखता है तो हमें पता है लाइट को डाइवर्ज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग जो है वो भारी पड़ गई, तो जब भारी पड़ गई तो ये अपना नेचर क्या करेगा? चेंज कर लेगा। तो ये यहाँ पे कन्वर्जिंग नेचर शो करता है। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा। समझ में आया? देखो इसको समझाते हैं तुम्हें। जैसे मान लो कि जो भी तुम्हारा नेचर है, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स का नेचर होता है कन्वर्जिंग, इतना पता होगा सबको। अब जो तुम्हारा नेचर है, मान लो सराउंडिंग तुमसे कमजोर है, जैसे मान लो तुम 10 लड़के हो, लड़ाई करने गए कहीं पे, वहां पे 2 ही लोग हैं। ठीक है, तो जिस मोटिव से गए थे वो मोटिव करके आओगे, है ना। 10 हो, 2 है सामने, तो भाई मार के ही तो आओगे। अगर मारने गए लड़ाई हुई है तो अगर 10 लड़के हो तुम लोग, सामने 2 ही हैं, तो अपना नेचर चेंज तो नहीं करोगे ना। तो ये क्या होगा? अपना नेचर शो करेगा। कॉनकेव क्या होगा? कॉनकेव अपना नेचर शो करेगा। उसका नेचर, खुद का नेचर क्या था? डाइवर्जिंग, तो ये डाइवर्जिंग नेचर शो हो जाएगा। अगर मान लो तुम 10 हो, सामने भी 10 हैं, तो मामला क्या हो जाएगा? कॉम्प्रो हो जाएगा, है ना। यही वर्ड होता है, कॉम्प्रो कर लेते हैं। और कॉम्प्रो, तो जब कॉम्प्रो करेंगे तो भाई लाइट आई, तुमने उसको कुछ भी नहीं किया, सीधे चली गई। तो ये कब होता है? जब दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? सेम हो जाए। यहां पे भी सेम ऐसे ही चला जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मान लो तुम 10 हो और सामने से आ गए 50, तब क्या है भाई? तब तुम अगर मारने गए थे तो क्या मान लोगे अपने आप को? तुम साउथ का हीरो समझ रहे हो? नहीं मार पाओगे ना यार।
तो जब नहीं मार पाओगे तो अपना नेचर क्या होगा, वहाँ चेंज होगा, भैया भैया सॉरी सॉरी बोल के निकल आएंगे, या पिट आएंगे, भाई बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम है तो पिटेंगे। सर कटाना मंजूर है, सर झुकाना मंजूर नहीं है, तो इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो कॉनकेव है तो अपना नेचर क्या होगा, चेंज करना ही पड़ जाएगा। तो जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ बनेगी। ठीक है, तो ये सारे केस समझ में आ गए। अगर लेंस का हमने म्यू माना है, इसका म्यू 1, तो ऊपर वाला क्या है, म्यू ग्रेटर देन म्यू 1, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, म्यू लेस देन म्यू 1। ठीक है, सारे केस समझ में आ गए, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं यूज होता जरूर है इसका। ठीक, चलो अगला करते हैं। अगली तो प्रूविंग है, प्रूविंग देख रहे हो इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन वाले में कराई भी गई है तुम्हें, तो आराम से कर लेना इसको। फिर उसके बाद 14 देखो, 14 में क्या है, इन द फिगर शोन इतना, ओ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन एयर ऑन द एक्सिस ऑफ इतना 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 इतना, ओ इज एन इंसिडेंट द डायरेक्शन ऑफ इतना इतना इतना। तो मेन चीजें देख लो यार, वैसे है क्या इसमें, अच्छा ये प्रूविंग करनी है, इसमें है नहीं कुछ, प्रूविंग करनी है इसमें, न्यूमेरिकल नहीं है। फिर लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसको लिखना है। टू थिन लेंसेज हैं, तो न्यूमेरिकल करते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। डेरिवेशन की एक अलग से वीडियो आएगी तो उसी में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कह रहा है कि एक कॉनकेव है तो F1 की वैल्यू हो गई +15, F2 की वैल्यू हो गई -20। तो तुम्हें पता है 1/f इक्वलेंट क्या होता है, 1/f1 + 1/f2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/+15 -1/20, या इसको ऐसे लिखना चाहिए +1/-20। एलसीएम हो जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 4 - 3। तो 1/f इक्वलेंट इतना हो गया, तो f इक्वलेंट की वैल्यू आ गई +60 सेंटीमीटर। यूनिट लिखनी पड़ेगी, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। क्लियर है इतना। फिर वही चीज है, यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स लेंस था और इसने नेचर कैसा शो कर दिया, डाइवर्जिंग। तो बताओ n2 या n1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, कॉन्वेक्स लेंस था, इसने अपना नेचर कैसा कर लिया, डाइवर्ज कर लिया। तो डाइवर्ज कब करेगा, जब n1 की वैल्यू क्या हो जाए, n2 से ज्यादा हो जाए। रीड कर लो आप लोग। यहाँ पे देखो क्या है कि भैया और सब बैचेस चला रहे हैं जितने भी यूट्यूब पे हैं, तो इसी में पोल कराते हैं, है ना, एंटरटेन कराते हैं। लेकिन भैया आप सीधे सीधे पढ़ने आए हो इतना टाइम निकाल के, तो आप यार आधे घंटे अगर कंसंट्रेट होकर के जल्दी जल्दी नहीं करोगे, वो भी इस समय, तो कैसे काम चलेगा, है ना। कोई यहाँ पे हम लोग बैच तो चला नहीं रहे, हम तो जितना भी हो सकता है आईएससी का है, सीबीएसई का, जितना भी हमारे पास अवेलेबल टाइम होता है उसमें तुम लोगों के लिए वीडियो बना देते हैं, है ना, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले लो। हमें यहाँ पे बहुत फेमस नहीं होना है, लेकिन अगर तुम देख रहे हो इतना यहाँ तक पहुँच गए हो 19 क्वेश्चन तक, तो वीडियो लाइक तो कर दो, सब्सक्राइब ही कर दो। हम देखते हैं कि वीडियो पे व्यू आते हैं, लाइक नहीं आते, बच्चा देख भी रहा है भूल जाता है, वो इतना बिजी होता है कॉपी पेन निकाल करके। अभी तक देखो तुमने ही लाइक नहीं किया हुआ है, तो बेटा लाइक कर दो, अपने दोस्तों को बता दो कि हाँ यहाँ पे केवल और केवल पढ़ाई हो रही है, तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो फिर आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है, अब बाई कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो भैया लेंस मेकर फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, तो इसको चेंज कर लें, 1/f इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.5 -1, और ये कितना है 1/r1। तो भैया तुम्हें देखो बाई कॉन्वेक्स है ना, तो एक r1 की वैल्यू जो होती है वो प्लस होती है, यहाँ लिख दे रहे हैं, और r2 जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1/10 -20। ठीक है, तो ये आ गया 0.5, 20, ये हो गया 2 + 1, तो 1/f की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से तुम f की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो 1/f हो गया 0.5 × 3/20। ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ से तुम f की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो f हो जाएगा 20/0.5 × 3।
तो ये तुम्हारा आ गया 40/3। एफ की वैल्यू कितनी हो गई 40/3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। उसमें पुट करोगे तो 13.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 13.33 सेंटीमीटर है। वेयर विल यू कीप एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन ऑर्डर टू गिव अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तो भैया इसमें 6 केस याद होने चाहिए तुम्हें। कॉन्वेक्स की लेंस है और मैग्नीफाइड और वर्चुअल बनानी है, तो तुम्हें O और F1 के बीच रखना चाहिए। तो इसमें कहाँ रखोगे बिटवीन O एंड F1, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो होती है वो केवल एक ही में आती है, लास्ट केस जो होता है। फिर उसके बाद कॉन्केव मिरर टू गेट अ रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज। कॉन्केव मिरर है तो सारे केस याद होने चाहिए। देखो एक ही क्वेश्चन में उसने सब निकलवा लिया तुमसे। कॉन्केव मिरर में तुम्हें पता होना चाहिए कि ये C है, ये F है, तो बियॉन्ड C रखा जाता है इसमें। अगर हमें डिमिनिश्ड चाहिए तो बियॉन्ड C रखोगे तो बड़ी वो छोटी बनेगी और रियल बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यही क्वेश्चन फिर से आ गया। बाई कॉन्वेक्स है क्वेश्चन, अगर एक बार ढंग से कर लिया है तो अगली बार स्पीड अप अपने आप हो जाते हैं। यही पेपर में भी होता है। अगर तुमने PYQ ढंग से कर लिए हैं तो ये मान लो कि 90+ मार्क्स आ सकते हैं आराम से। 85 तो कहीं नहीं गए हैं। और अगर PYQ तुमने लास्ट 15 ईयर्स के कर दिए, ये जो सीरीज चल रही है इसमें 15 साल के PYQ कराए जाएंगे, ISC के अलग, CBSE के अलग। ठीक है, तो अगर तुमने उतना कर लिया तो ये समझो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे 90+ में मार्क्स आएंगे। 92 भी आ सकते हैं, 95+ भी जा सकते हैं। तो VYQ सीरीज करो, डेरिवेशन की अलग सीरीज बनी हुई है, डेरिवेशन अलग करो। उसके बाद किसकी करोगे, उसके बाद तुम माइंड मैप सीरीज कर लो जो शुरुआत में बनाई हुई थी। ठीक है, यही तरीका होता है नंबर लाने का, अगर कम समय में लाने हैं। बातें करनी हो तो यही वीडियो में 4-4 घंटे की खींच ले जाऊँ। अब देखो बाई कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, इतना भैया अगर टाइम पास करना हो वीडियो पॉज करो, जाओगे टहल के आओ और फिर आकर बैठ जाओ। तो 1/f इक्वल टू μ-1, तो माइनस माइनस गया तो 1/f की वैल्यू आ जाएगी μ-1, 63 + 2। तो यहां से आ जाएगी 1/f इक्वल टू 0.5 इंटू 5/60। ये हो गया 12। काटोगे इसको भी तो यहीं पे कर दे रहे हैं तो 24 आ जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर आ गई। ये सब लेंस मेकर फॉर्मूले पे बेस्ड थे। फिर देखो लिखा हुआ है अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कोई कॉन्वेक्स लेंस था, उसके साथ हमने क्या किया कॉनकेव लगा दिया गया। तो वही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अब देखो रिपीट होना चालू हो गए ना। अब 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/20, कॉन्वेक्स था तो प्लस 1/- 15, एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3 - 4। तो f की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। नेचर पता चल गया कौन सा नेचर होगा इसका। इसका नेचर हो जाएगा डाइवर्जिंग नेचर हो जाएगा। माइनस लगा है तो डाइवर्जिंग, प्लस लगा होता तो कन्वर्जिंग होता। ठीक, फिर क्या है स्टेट हाउ फोकल लेंथ ऑफ अ ग्लास लेंस चेंजेस विन इतना इतना। तो यहाँ पे भैया तुम क्या करोगे, पहले तुम निकालो एफ एयर निकाल लो। 1/f एयर, ए लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला होता μ-1, तो 1.56 -1 1/r1 -1/r2, या इसको अभी μ-1 ही लिख दे रहे हैं ताकि आसानी रहे तुम्हें। फॉर्मूला पुट करना है ना, 2 पार्ट हैं तो पहले फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला बनाने से ये फायदा भी रहता है कहीं मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो स्टेप मार्किंग आपको मिल जाए। अब कह रहा है वाटर में निकालना है, तो वाटर में निकालना है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा म्यू तो वही रहेगा, ये हो जाएगा μw -1 और 1/r1 -1/r2। तो ये अपॉन यहाँ पे कर दिया। तो देखो r1 वाला ब्रैकेट तो कट गया पूरा पूरा। ये तुम्हारा आया FW/FA इक्वल टू
एफ डब्ल्यू अपॉन एफ ए इक्वल टू आ जाएगा म्यू माइनस वन अपॉन म्यू डब्ल्यू माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब तुमसे जिसमें जिसमें पूछे, वाटर में पूछे तो वाटर का रख देना, लिक्विड का पूछे तो लिक्विड का रख देना। तुम्हें पता है यहाँ पर फोकल लेंथ, यहाँ पे नेचर क्या होगा बताओ, 1.56 है खुद का 1.33, तो यहाँ पे नेचर तो जो होगा वो तो सेम रहेगा, क्योंकि सराउंडिंग जो है वो क्या है, वीक है। लेकिन यहाँ पे नेचर क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये चीज होगी। और फोकल लेंथ दोनों केस में क्या होगी, इंक्रीज ही होगी, बस एक में नेचर अपोजिट चला जाएगा, एक में क्या चला जाएगा, नेचर सेम चला जाएगा। इस वैल्यू में पुट करना, आंसर आ जाएगा। ये प्रूविंग है, प्रूविंग तो अलग से करा दी जाएगी। ये वाला क्वेश्चन देख लो आराम से। ये सब क्वेश्चन थोड़े दिक्कत पैदा करते हैं, है ना, तो कॉम्पिटेंसी में आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि कई सालों से ये रिपीट नहीं हुए हैं। तो 2014-15 के बाद तुम्हें ये 10 साल में क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। लेकिन अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात हो रही है, तो हो सकता है ऑप्टिक्स से ये सब निकाल के दे दें वो लोग। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द फिगर बिलो शोज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, two lenses, a plane mirror and the final image I which coincides with the object. The focal length of the convex lens is 20 centimeter. Calculate the focal length, इतना निकालना है। बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे ठीक है, f की वैल्यू 20 है, u दे रखा है, तो u की वैल्यू जब पता है तो भाई फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो। u की वैल्यू -45 हो गई, कॉन्वेक्स है तो f की वैल्यू क्या हो गई, प्लस का 20 हो गई। यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो ये हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/माइनस का 45। तो यहाँ से तुमने ये लिखा 1/20 माइनस 1/45 इक्वल टू 1/v, यही तो लिखोगे। तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, एलसीएम आ गया, तो ये मान लिया तुम्हारा एलसीएम आ गया 45 टू जा 90, 900 ही मान लेते हैं। तो ये तुम्हारा आ गया 45 माइनस 20, तो v की वैल्यू यहाँ से आई 900/25, कट करोगे तो 25 3 जाइए और 6 36 आ गई। v की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद तुम देखो यहां से 36 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही थी I1, इन्होंने ये यहाँ पे I1 दिखाई भी है। तो ये जो इमेज बनी वो कितने पे बनी, 36 पे बनी। ये बात समझ में आ रही है। 36 में से ये जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 16 सेंटीमीटर। तो जब ये 16 थी तो बताओ अब ये डिस्टेंस कितनी बची, लेंस से L2 की बात कर रहा हूं मैं, L2 से ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, 36 माइनस 16, जो कि कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो इसका मतलब क्या है कि ये 20 सेंटीमीटर पे I1 बन रहा है, और तुम्हें पता है कि इससे टकराने के बाद जो रे है वो कहाँ चली जा रही है, पैरेलल चली जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि यही डिस्टेंस इसका क्या होगा, फोकस होगा। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो F2 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है ना इतना। तो ये चीज यहां पे होती, समझ में आया। दोनों की वैल्यू 20 ही आ गई, और तुम्हें पता था ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट और इमेज जब कॉन्साइड करेंगे तो वहां से ये वैल्यू दे देगा। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो अब आगे करते हैं। ये देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ना, अच्छा ये तो एक्सप्लेन करना है। चलो ये तो प्रैक्टिकल का ही क्वेश्चन है, आराम से एक्सप्लेन कर ले जाना। ये क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में दिक्कत ज़्यादा होती है, तुम लोगों को सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है, इसलिए न्यूमेरिकल पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। लिखा हुआ है फिगर बिलो एयर ये दिया है, तो u की वैल्यू तो इनफाइनाइट दिख रही है हमको, माइनस लगा दिया। फिर क्या है, r की वैल्यू दे रखी है,
तो यहाँ पे बेटा जो फॉर्मूले लगेंगे वो लगेंगे μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो यहाँ पे μ2 की वैल्यू हो गई 1.6, तो यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं 1.6 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट चला गया तो 0 ही हो जाएगा, इधर आएगा 1.6 माइनस 1, आर जो है वो राइट साइड है तो प्लस का 30 हो जाएगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ में इतने तो 1.6 बाई वी इक्वल टू 0.6 अपॉन 30, तो 0.6 गया, ये आ गया 50, तो v की वैल्यू आ गई 50 इंटू 1.6, तो ये तुम्हारा 80 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? ये 80 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए, तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट ऑन अ प्रिंसिपल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया करो, कोई भी क्वेश्चन है डायग्राम बनाने की सोचो, हम बना रहे हैं तो तुम्हें बनाने में कहेगी सर हमें यार। f की वैल्यू +20 हो गई। इन ऑर्डर टू गेट एन इमेज विच इज डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो यहाँ पे hi की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो क्या होगी 2 इंटू h0 होगी। ठीक, तो यहाँ पे हमें u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इन्होंने ये तो बोला नहीं रियल है कि वर्चुअल है ना, कहीं लिखा है नहीं, रियल वर्चुअल नहीं लिखा, तो दोनों केस बना लेते हैं। m की वैल्यू इतना बोलने से -2 आ चुकी है, मतलब m की वैल्यू 2 आ चुकी है। अगर वर्चुअल रियल होगी तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, और अगर वर्चुअल हुई तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी +2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे तुम्हें क्या करना है, m का फॉर्मूला होता है v/u, तो अगर तुम रियल लेके चल रहे हो तो m की वैल्यू -2 ली, तो ये हो गया v इक्वल टू इतना, तो v की वैल्यू कितनी आ गई -2u आ गई। आप जब पुट करोगे 1/f वाले फॉर्मूले में तो 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, तो यहाँ पे 1/-2u माइनस 1/u इक्वल टू 1/20 पुट कर देना। तो यहाँ पे तुम्हारा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 1/20 2u, ये हो जाएगा -1 -2। ठीक है, तो 1/20 इक्वल टू -3/2u, 10 u की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। ठीक, रियल वाले में u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -30 आ जाएगी। इस वाले में देखो कितनी आएगी 1/20 इक्वल टू 1/2u माइनस 1/u, तो यहाँ पे 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे u की वैल्यू जो आएगी वो -10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अगर वहां पे तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो तुम क्या करोगे, तुम वहां पे हमेशा दोनों केस निकाल दोगे, क्योंकि वहां पे देखो अगर हल्का सा भी डाउट है तुम्हें, क्योंकि स्क्रीन बोला नहीं है, बोला इन ऑर्डर टू गेट एन इमेज विच इज डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो तुम दोनों केस निकाल दो। कितना टाइम लगेगा भाई, 2 मिनट ज्यादा लगेगा। तुम्हारे दिल में कोई तसल्ली वो तो ना रहे डाउट कि ये होता तो ये हो जाता, 2 नंबर बढ़ जाते, ऐसा नहीं है। टाइम भरपूर मिलता है थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस की हो तुमने। ठीक है ना, चलो अगला करते हैं। इतना 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 है, इसको स्प्लिट कर दिया गया है, अभी अभी स्प्लिट का फॉर्मूला बताया गया है। बताओ यहाँ पे इसका जो पावर फोकल लेंथ थी वो कितनी थी 10 थी। ठीक है, और ऐसे कर दिया तो हमें पता है कि ऐसे केस में फोकल लेंथ कितनी हो जाती है 2f हो जाती है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। करके भी दिखाया था अभी अभी तुम लोगों को, तो इसको तो टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की दिक्कत है नहीं। इसकी भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी भी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगला देखते हैं, देखो अगले क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है, तो एक बार रीड कर लेते हैं फिर बताते हैं। लिखा हुआ है एन इल्यूमिनेटेड पॉइंट ऑब्जेक्ट O is kept 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ थिन कॉन्वेक्स लेंस L1
of focal length 15 centimeter as shown below. A thin diverging lens L2 of focal length 25 centimeter is kept coaxial with the first lens and 35 इतना इतना इतना, ठीक है. फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है. तो L1 की वैल्यू हमें दे रखी है, L1 15 है और L2 25 है, ठीक है. तो L1 की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर और L2 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 25 सेंटीमीटर. यही दे रखा है ना, L1 15 है और L2 कितना है माइनस का 25 दे रखा है. और कोई से फर्स्ट लेंस एंड 35 तो दिखाई हुआ, ठीक है. तो यहाँ पे देखो U पता है, पहले इस वाले पे आओ, पहले लेंस पे आओ. तो भाई तुम्हारे पास 2-3 होते हैं वेरिएबल, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. f तुम्हें दे रखा है, तो 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 20 हो जाएगी ना. तो माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से 1/v की वैल्यू आ गई 1/15 माइनस 1/20. तो ये तुम्हारा यहाँ से कितना हो गया 60, ये तुम्हारा आ गया 4 माइनस 3. तो v की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, ठीक है. v की वैल्यू कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर आ गई. मतलब यहाँ से यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी I1, तो वो पहले वाले से कितने पर है 60 सेंटीमीटर पे है. अभी अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए भी. तो बेटा ये 60 है, ये 35 है, तो बताओ इधर वाला कितना बचेगा 60 माइनस 35 बचेगा ना, जो कि कितना हो रहा है 25 सेंटीमीटर हो रहा है. और 25 ही इसका क्या था फोकल लेंथ थी. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से रे आएगी, ऐसे गई मान लो, यहाँ पे बननी चाहिए थी. कलर चेंज कर देते हैं, अभी कलरफुल जिंदगी हम लोग. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बननी चाहिए थी, तो ये ऐसे बनती, ठीक है, ये ऐसे बन रही होगी. अब जब यहाँ पे टकराई है यहाँ से, तो यहाँ से फोकस पे टकरा गई, तो कहाँ चली जाएगी पैरेलल रे चली जाएगी. तो फाइनल इमेज जो होगी वो कहाँ पे बनेगी इनफाइनाइट पर बन जाएगी. समझ में आया. फाइनल इमेज की तो पोजीशन पूछ रहे थे, तो वो हमारी कहाँ पे चली जाएगी इनफाइनाइट पे चली जाएगी. क्लियर, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना. चलो अगला करते हैं. लिखा हुआ है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कंबाइंड विद द डाइवर्जिंग लेंस. अच्छा खेल गए तुम्हारे साथ, इन्होंने दूसरे वाले की क्या है डाइवर्जिंग बोल दिया है और फोकल लेंथ के साथ थोड़ा सा खेल रहे हैं. तो हम P2 की वैल्यू क्या होती है 100/f होती है जब सेंटीमीटर में ले रहे हैं. तो 100/6.25, तो ये काटोगे तो ये आ जाएगा 16. अब P2, हाँ P2 तो दे रखा था ना, तो इसको ऐसे लिख लो, सॉरी, f इक्वल टू 100/P2. तो यहाँ से ये तुम्हारा आ जाएगा f2 इक्वल टू 100/P2. तो f2 की वैल्यू आ गई माइनस का 16 सेंटीमीटर. ये बात समझ में आ रही, माइनस का 16. और पावर भी पूछी थी, अच्छा कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते, हम इसको चेंज कर लेते, क्योंकि पावर तो सीधे सीधे निकल ही आती है ना. तो तुम्हारा P1 की वैल्यू हो जाती 100/f1, ठीक है. तो ये हो जाती 100/20, डेट मीन्स पहले वाले की पावर आ जाती 5 डायोप्टर और दूसरे वाले की दी हुई थी -6.5 डायोप्टर. तो P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा P1 प्लस P2. तो प्लस का 5 माइनस का 6.5, तो ये ओवरऑल कितना हो गया माइनस का 1.5 डायोप्टर आ गया. तो ये हमारी P इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है. अब P इक्विवेलेंट जब आ गया है तो हम यहाँ से F निकाल लेंगे. तो F होता है 100/P. तो 100/ माइनस का 1.5, तो ये एक जीरो से ये बढ़ा दो, 5 से काट दो, तो 5 2 जा 10, 200/3 माइनस का. तो F की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 66.6 के आसपास आ जाएगी, ठीक है. ये हमारी वैल्यू आ जाएगी F इक्विवेलेंट. समझ में आया. तो 38 क्वेश्चन समझ में आ गया.
अब इसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें देखो प्रूविंग भी है कुछ, तो ये तो थ्योरी क्वेश्चन ही हो गया। अगला देखो न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है अ थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर इज केप्ट इन कांटेक्ट विद अ थिन डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना। ठीक है, एक कन्वर्जिंग था 12 का और डाइवर्जिंग एक था 18 का, फोकल लेंथ पूछी गई। तो देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। F1 की वैल्यू अभी तुमने लगाया तो तुम्हें खुद समझ में आ गया। तो कोई भी टीचर अगर ये बोलता है ना कि पेपर आउट करा देते हैं और ये करा देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाइपर बोलते नहीं है हम कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, बोलने को क्या है, बोल देंगे। आ गया तो ठीक है ना, नहीं आया तो ठीक, आ गया तो हमारे स्क्रीनशॉट लगाए पड़े हैं चैनल पे अपने। तो ये सब तो फंडे हैं यार, तुम लोग अब समझदार हो गए 12th में, तो केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, ये ना सोचो टीचर कैसे यूज कर रहा है। तो 1/f इक्वलेंट हो गया 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/12 प्लस 1/माइनस का 18। सॉल्व करोगे कितने पे ले जाए, 90 कितना 18 टू या 36 पे ले जाते हैं, तो ये आ गया 3 - 2। तो एफ इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी 36 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ में आया, प्लस आएगी, इसका मतलब कौन सा है, कन्वर्जिंग नेचर होगा। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर है, देखो दिया हुआ है, और ये 43 हो गया। ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, देख लो। चलो लिखा हुआ है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 एंड 15 सेंटीमीटर। तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 - 1, 1/r1 - 1/r2 -15। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 1.5 - 1, ये तुम्हारा आ गया 33 + 2। तो यहाँ से तुम जब करोगे तो f की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 30/5। एक मिनट रुको यार, गलत हो गया कुछ, ये 1/0.5 होगा। तो यहाँ से कट किया तो f की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके बाद देखो ये वाला एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या हो रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। देखो हमने कहा ना 2015 के बाद से ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन इस बार काउंसिल ने बोला है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक दो क्वेश्चन लगा लो जो जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस L ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर बिलो। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस अ कॉन्वेक्स मिरर M is placed such that its distance from the लेंस से जो इसकी डिस्टेंस है इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये f है, और f की वैल्यू तो दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, फालतू इतना घुमाया इन्होंने। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना, कॉन्वेक्स मिरर इतना रखा गया सर, इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये डिस्टेंस जो है वो भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, उधर किधर किधर है, सोफे पे रखा हुआ है। चलो चलो नित्य आजा, नित्य आजा, काम की जो बाय। तो यहाँ पे देखो ये f की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बोला भी था इन्होंने। कह रहा था फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन इज ऑब्जर्व टू कॉन्साइड विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओ और आई कॉन्साइड कर गए, और u की वैल्यू दी हुई थी 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से पहले तो लेंस के लिए लेके आओ, तो 1/v - 1/u, पहले लेंस आ रहा है ना, तो लेंस के लिए यहाँ से करेंगे। तो 1/f, f कितना था 10, v निकालना था, u कितना था 15, तो यहाँ से आ जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/15। यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 15 माइनस इतना हो गया, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा
30 एलसीएम हो गया, 3 - 2, तो ये भी, तो v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर, है ना। 30 सेंटीमीटर पे ये बन रहा होगा I1। 30 में से 10 तो ये खा गया, तो अब मिरर के लिए कितना बचा, 20 सेंटीमीटर बचा ना। अच्छा बताओ, मिरर के केस में लाइट को रिट्रेस कराना है, ठीक है। लाइट रिट्रेस कब होती है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो इसका मतलब मिरर के लिए ये जो 20 सेंटीमीटर होगा, ये क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसको r दिखाते हैं। तो r की वैल्यू कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। और r किसके इक्वल होता है, 2f के इक्वल होता है ना। तो 2f की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। राइट साइड है तो प्लस ले लेना, कॉन्वेक्स में तुम्हें इतना तो पता ही होता है। साइन हमेशा बेटा लगा दिया करो, जब भी आंसर लिखा करो तो साइन हमेशा लगा दिया करो। यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड कर रहा है, इसका मतलब जो ये रे जा रही होगी वो अपने पाथ को क्या कर रही होगी, रिट्रेस कर रही होगी। रिट्रेस तुम्हारे दिमाग में जब भी आएगा तो तुम्हें पता है कि कहाँ पे रे होती है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तभी तो ऐसा हो सकता है। तो ये दिमाग जब चलेगा तभी आंसर आएगा। क्लियर है इतना। चलो ये आंसर आ गया। अगला देखते हैं। अगला तो थ्योरी ये है। अब तुम्हारा ये प्रिज्म में डिस्पर्जन वाला जो क्वेश्चन थे वहां से आ जाएंगे, और अब धीरे धीरे कंप्लीट होने वाली है। रे ऑप्टिक्स पूरी कंप्लीट कराइए एक वीडियो में विद न्यूमेर, वो रे ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी पूरा। तो रे ऑप्टिक्स पूरा है। वीडियो लंबी है समझ सकते हैं, लेकिन आप इसको पॉज करके एक एक चैप्टर खत्म करिए, है ना, एक पार्ट खत्म करिए, उसके हिसाब से करिए इसको, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द फर्स्ट सरफेस ऑफ अ प्रिज्म, देन रेड कलर इज डेविएटेड मोस्ट। वॉयलेट जो होता है वो सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि डायग्राम पता रहता है हमको। डायग्राम में ये है जैसे, तो यहाँ पे रे आई है, तो सबसे ऊपर होता है रेड और सबसे नीचे क्या होता है, वॉयलेट होता है। तो सबसे ज्यादा जो डेविएट कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, वो कर रहा है वॉयलेट। डिस्पर्सिव पावर जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई माइनस 1। तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पे डिपेंड करेगी। कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर निकालनी है बच्चे, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है एन वी माइनस एन आर अपॉन में एन वाई माइनस 1। तो यहाँ से जब करोगे तो 1.56 माइनस 1.54 अपॉन में 1.55 माइनस 1, तो ये आ गया 0.02 अपॉन 0.55। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। फिर क्या है, कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्लास। तो यार फॉर्मूला तो वही लगना है, कर लोगे। फॉर्मूला तो चेंज हो नहीं रहा है, कैलकुलेटर अलाउड है। अब उसके बाद अगर हम करेंगे तो ये एक शर्मनाक बात होगी, चुल्लू भर पानी में हमें डूब जाना चाहिए। क्योंकि अगर बार बार 3 बार स्लाइड में वही फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू दे रखी है और उसके बाद तुम लोग ना करो तो ये तो हम पे धिक्कार हो जाएगा ना। तो इतनी मेहनत तो कर लो भाई। फिर उसके बाद क्या है, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय फॉर वॉयलेट येलो एंड रेड, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर निकालना है, तो यहाँ पे ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा अपॉन डेल्टा वाई होता है, ठीक है। थीटा जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पे देखो डेविएशन थे, तो सिंपल से क्या करोगे, डेविएशन की ही वैल्यू पुट कर लोगे और यहाँ से जब करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना, ये चीज समझ में आ रही है। पढ़ाते पढ़ाते भैया माइक गिर गया, बता रहे हो। और तुम लोग यहाँ पे जो है कॉपी नहीं भर रही तुम लोगों की, देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। फिर उसके बाद 15 डिस्पर्सिव पावर निकालनी है, मीन डेविएशन दे रखा है, एंगुलर डिस्पर्जन दे रखा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ठीक है। इतना हो गया। फिर उसके बाद व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्पर्जन, तो ओमेगा तो निकल आएगा। अब ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है
वो क्या होता है, थीटा अपॉन डेल्टा वाई होता है। तो जब ओमेगा निकल आया है, थीटा निकालना है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू डेल्टा वाई हो जाएगा ना, यहां से आंसर आ जाएगा। फिर डिफाइन करना है डिस्पर्सिव पावर को, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो वही सारी चीजें हैं। ओमेगा का फॉर्मूला फिर से कितना आएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये वैल्यू पुट करोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलो, अब आता है सिंपल माइक्रोस्कोप पे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में देखो क्या है कि ये एम है और कह रहा है कि इमेज। अब माइक्रोस्कोप का ध्यान आना चाहिए ना तुम्हें। तो देखो जैसे माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक ही लेंस होता है, और एक लेंस होता है, तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस। ऑप्टिकल और फोकस के बीच में रखा जाता है इसको। तो ये रे इधर गई, ये ऐसे चला गया, ये इधर चला गया, पीछे बढ़ाने पे ये कहीं मिल जाती है। तो जब पीछे बढ़ाने पे मिलती है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये इमेज हो जाएगी ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पे बेटा जो m का फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 और उसकी वैल्यू कितनी थी 5। तो ये आ गया 1 प्लस 5, डेट मीन्स 6 आ गई। तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक, नोट कर लो इसको। कहीं पे भी दिक्कत हो यार पॉज करो, सब कुछ सारा कंट्रोल मेरा तुम्हारे हाथ में। और उसके बाद भी हमसे अगर तुम कहोगे वेट करिए, तो वेट कहाँ हो पाता है। वेट करेंगे, दिक्कत क्या ना, ये वीडियो इतनी लंबी लंबी हो जाएगी, तुम लोगों का मोटिवेशन पूरा पूरा डाउन हो जाता है। कह रहा है 2 पॉसिबल वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस डी बाई एफ, और दूसरी कितनी हो जाएगी, डी बाई एफ हो जाएगी। तो यहाँ से 1 प्लस डी बाई एफ करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 बाई 5, और तो ये हो गया 6, और यहाँ पे 25 बाई 5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आ जाएगी, 5.0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक, फिर कह रहा थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर यूज्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप, कैलकुलेट इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो देखो फिर से वही, इन्फिनिटी पे होगा तो m की वैल्यू d बाई एफ, और लीस्ट डिस्टेंस पे होगा तो 1 प्लस डी बाई एफ। देखो क्या कोई क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, जितने लगाए हैं अभी तक कुल मिलाकर के 5 या 6 क्वेश्चन हैं जो टफ आते हैं। नहीं तो इतना पेपर नहीं आता है टफ कि आप 90 नंबर तक भी ना पहुंच पाओ। 90 मार्क्स आप पहुंचोगे और पहुंचाएंगे, इतनी गारंटी है हमारी। ठीक है, तो इसको आप ढंग से करते हो, PYQ सीरीज ढंग से लगा लो भाई, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। PYQ सीरीज लगा लोगे, 90 नंबर कहीं नहीं गए। 90 के ऊपर लाने हैं तो उसके लिए मेहनत तो और करो फिर भाई, और क्या। 90 नंबर के लिए तो PYQ लगा लो, डेरिवेशन लगा लो, माइंड मैप लगा लो, ये 3 लगा लो, 90 पहुंच जाएंगे। फिर देखो क्या है, फिर से वही क्वेश्चन, सिंपल माइक्रोस्कोप में इससे ज्यादा बनता ही नहीं। और हमेशा देखो वैल्यू भी वही दे रहे हैं, तो अब तक तो रट भी गया होगा। m की वैल्यू 5 आएगी या m की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। फिर स्टेटमेंट निकालना है, कौन सा आएंगे, ये थ्योरी क्वेश्चन है। फिर देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज हैविंग इतना इतना इतना। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक क्या होता है, आई पीस होता है। ये मान लो यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, एक रफली डायग्राम बन गया हमारा। ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट से कितने रखा गया है, 1.6 सेंटीमीटर पे रखा गया है, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर है। इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। द फाइनल इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, एंड लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब नियर पॉइंट पे बन रही है। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, तो m का फॉर्मूला याद होता है तुम्हें, माइनस वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ, यही तो होता है। अब वी नॉट नहीं पता तुम्हें, तो उसके लिए तुम्हें 1 अपॉन एफ का फॉर्मूला लगाओ। 1 अपॉन एफ इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन एफ, एफ कितना है 1.5, 1 अपॉन वी निकालना है, यू कितना है माइनस का 1.6। तो यहाँ से v निकालो, तो ये तुम्हारा यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं, अगले पेज में कर दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.6 इक्वल टू 1 बाई वी। एलसीएम तुम्हारा मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये तुम्हारा आ गया 1.6 माइनस 1.5, तो ये हो गया 0.1 अपॉन 1.6 इंटू 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट गया और 16 इंटू 1.5 24 हो गया, तो v की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। अब जब m का फॉर्मूला लगाना है, तो m का फॉर्मूला लगाना है तो हो जाएगा v नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो v नॉट की वैल्यू कितनी है 24, u नॉट की वैल्यू कितनी है 1.6 थी माइनस का, और ये हो गया 1 प्लस 25 अपॉन 5, तो ये कट किया तो 16 1 जा 16, 16 5 जा इतना, और तो ये आ गया 15 इंटू 5 से ये गया 15 इंटू 6, तो 90 आ गया। तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू कितनी हो गई 90 आ जाएगी आंसर। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। समझ में आ गए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट होगी तो इतना इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे कितने बचे हैं। अब 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, थोड़ा सा साथ और दे दो, फिर आराम से हम लोग बैठते हैं। इसको तैयारी करोगे तुम लोग बैठ के, फिर अगली वीडियो आएगी तो अगली यूनिट वेव ऑप्टिक्स खत्म करेंगे अब। ठीक है, एक एक यूनिट खत्म करेंगे, लंबी वीडियो होंगी। हम भी बाई पार्ट में नहीं देना चाह रहे हैं कि पार्ट पार्ट करके दें, है ना। न्यूमेरिकल ही कराए जाएंगे, ये भी जान लो, न्यूमेरिकल ही कराए जाएंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी होने लगती है, और फिर क्या होता है तुम लोगों का भी पेशेंस हट जाता है, हमारा भी हट जाता है। तुमसे ही तो हम हैं, तो तुम लोग का हटता है तो हमारा तो हटेगा ही हटेगा। फिर देखो क्या है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इतना हो गया, तो डायग्राम एक रफली बना लिया जाता है। डायग्राम हमेशा रफली बना लिया करो, है ना। यहाँ पे लिख लो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को 2.1 पे रखा गया, देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन चल रहा है ना, अब 2.1 पे रख दिया। अब वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड में नियर पॉइंट पे बनी, सेम वही क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पे बस वैल्यू ही तो निकालनी है, तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 2.1। तो यहाँ से जब v निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2.1, तो ये तुम्हारा एलसीएम लोगे तो 2.1 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2.1, तो ऊपर आया 0.1 अपॉन 2 इंटू 2.1, पॉइंट पॉइंट गया, तो v की वैल्यू आ गई 42 सेंटीमीटर। और जब v की वैल्यू आ गई तो फॉर्मूला पुट करोगे तो माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, माइनस आता ही है 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो यहाँ से हो जाएगा v नॉट की वैल्यू कितनी है 42, उसकी वैल्यू कितनी थी 2.1, 1 प्लस 25 अपॉन 5, तो इधर तो 6 ही बचना है, इधर जब काटोगे तो 20 आ जाएगा, तो अब की बार हो जाएगा 20 इंटू 6, डेट मीन्स 120। तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 की हो जाएगी। समझ में आया। सेम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो अगला भी वही क्वेश्चन है बेटा, अब की बार देखो कितना है फोकल लेंथ। डायग्राम इसीलिए कहते हैं, डायग्राम अगर बनाया होगा उसी जैसा फंस गया तो तुम्हें दिमाग में आ जाएगा, ऐसे रट के नहीं आता। लंबे लंबे इंग्लिश इतनी 5-5 लाइन की होती है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है 2.4 पे रखा गया है, तो 2.4 पे रखा गया है, तो अब यहाँ से सेम वही क्वेश्चन है, पहले वी नॉट निकालो, वी नॉट निकालने के बाद एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, यही बार बार लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया तुम्हारा पूरा। देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आया, लिखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर यूज टू, अब यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप तो और सिंपल है, यहाँ पे कह रहा है लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस डी बाई एफ हो जाएगी, तो 1 प्लस 25/5 मतलब कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्लियर है इतना। अगला देखो, फिर देखो यहाँ पे वही है, सेपरेशन निकालना है, तो सेपरेशन निकालना है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे
ये तुम्हारा हो गया कॉन्वेक्स और इधर ये तुम्हारा थोड़ा आई पीस हो गया। इसकी वैल्यू है 1.5 और इसकी वैल्यू कितनी है 10। ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा गया है, 2 सेंटीमीटर पे रखा गया है। एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, तो जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, वो बन रही है नियर पॉइंट पे बन रही है। ठीक, इतना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, एल निकालना है। एल की वैल्यू बेटा होती क्या है, एल की वैल्यू होती वी नॉट प्लस यू। ठीक, अब यू ई निकालनी है कुल मिला के। तो वी नॉट तो तुम अभी इतनी देर से निकाल ही रहे हो बार बार, 1/f0 इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u ई, यू नॉट। ठीक है, इससे करके तुम वी नॉट निकाल सकते हो ना। बची क्या बात, यू ई की बात बची है। अब देखो इसका, तुम्हें पता है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, हम आईपीस की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। आईपीस में फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है, तो वीई की वैल्यू कितनी हो गई, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि पीछे बनती है। और एफ ई की वैल्यू तुम्हें पता है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से तुम वीई कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/-25 माइनस 1/u। इसको इधर भेजोगे तो आ जाएगा 1/10 प्लस 1/25 इक्वल टू -1/u। ये एलसीएम हो जाएगा 50, तो ये आ गया 5 + 2। तो ue की वैल्यू आ गई 50/7 माइनस का आया। हमें माइनस से तो मतलब है नहीं, तो ये 7 पॉइंट कुछ हो गया, 7.1 मान लेते हैं इसको। ue की वैल्यू ये आ गई। v0 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की गई होगी। v0 की वैल्यू देखो कर दे रहे हैं हम, 2 और 1.5 था, तो 1/1.5 इक्वल टू 1/2 1/v0 माइनस 1/-2। तो ये इधर आया तो 1/1.5 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/v0। ये एलसीएम हो गया 2 × 1.5, ये हो गया 2 माइनस 1.5। तो यहाँ से आ गया 0.5/2 × 1.5। तो v0 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, और लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, v0 प्लस मॉड ue। तो v0 हो गया 6 और मॉड ue तुम्हारा कितना आ जाएगा, 7 पॉइंट कुछ आया था। तो ये तुम्हारा 13.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आ रहा है इतना। तो L की वैल्यू जो हो गई वो कितनी आ गई, 13.1 सेंटीमीटर आ गई। तो अभी तक बेटा रे ऑप्टिक्स की पूरी वीडियो एक में बनाई गई है ना, कहीं पर कोई। तो ये तुम लोगों की रे ऑप्टिक्स की कंप्लीट वीडियो खत्म हुई है। बहुत मेहनत हुई है बेटा। अगर इसमें पूरे न्यूमेरिकल थ्योरी सब एक साथ बताया गया है, तो इसका तुम टाइम शेड्यूल देखोगे तो ये लगभग जो है 1.5 आवर की आ रही है। ठीक है ना। तो अब अगर ऐसे ही प्यार यार देते रहोगे तुम लोग, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तुम लोग कर दो अपने अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी वो चीज़ मिल जाए और इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं उसका हमें भी कुछ आउटपुट मिले, है ना। प्यार मिलता रहे तुम लोगों का। सब कुछ फ्री रहेगा यहाँ पे, ये मत सोचना कि कभी भी पैसे लिए जाएंगे। पूरा आप लोगों का जब तक पेपर नहीं हो जाता सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग आईएससी हो सीबीएसई हो सबकी वीडियो आएंगी, लेकिन अगर प्यार बरसाते रहोगे तो यार थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है, और यही मोटिवेशन आप दोनों के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।